गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर, आज हम क्या चीज के ऊपर बातें करने वाले हैं ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सर आपकी दिल की धड़कन के ऊपर, क्योंकि आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के मॉडल पेपर के ऊपर, ठीक है। और इस क्लास में पूरा सोशल साइंस का मॉडल पेपर का करेंगे धुआं धुआं, तबे तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आपका जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है बिहार बोर्ड का, उसका आज हमारा जो होगा वो पूरे सोशल साइंस को हम लोग करेंगे धुआं धुआं, तबे तो रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखेंगे सर। क्योंकि मेरा कहना है और आप सबका सोच है, आप सबका सपना है कि सर अब की बार 482 से भी पार होनी चाहिए। और हमने अपने आप से वादा किया है और आप सबको हमने भरोसा दिलाया है कि अब की बार ये 482 से भी पार। क्योंकि पिछले साल हमको बस यूट्यूब पे आया हुआ मात्र 6 महीना भी नहीं हुआ था सर, ठीक है। और हमने YouTube पे ये रिजल्ट दिया था, तो वो आप सबका आशीर्वाद था, प्यार था सर। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जितना मैं पढ़ा देता हूं उतना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ लो। अगर जितना पढ़ा दिया, अगर उतना से 1% इन्हें और 1% उनने चल गया नो, तो संदीप कुमार की कसम है सर, मेरा कसम, खुद का मैं कसम लेता हूं सर, पढ़ाऊंगा वही जो एग्जाम पूछता है, ठीक है। हमने साइंस में टॉप 110 को सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, वो कर लो। पिछला साल हमने 100 को करवाया था, उतना से बाहर भी नहीं किया था। मैथ में हमने टॉप 90 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वो कर लो। 5 नंबरिया करवा रहे हैं, वो कर लो। हिंदी का क्लास कर रहा है, वो कर लो। सोशल साइंस में 120 को सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, वो कर लो। सारे क्लासेस को कर लो ना धुआं धुआं। साइंस में 400 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, वो कर लो। सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। आइएगा, कहता है क्या कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। देखो कहता है ना सर कि ये सोशल साइंस का आज हमारा पहला ऑब्जेक्टिव से आपको मुलाकात करवाते हैं कि क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। 1 नंबर कहता है ना कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है। सबसे पहले इस बात को गौर करना है कि हमें बोला भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ का पूर्ण जन्म कहा जाता है। हमने क्या बोला है सर कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है, तो भारतीय संघ पार्टी को, भारतीय जन संघ पार्टी को पूर्ण जन्म कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है तो भारतीय जन संघ को कहा जाता है। लेकिन आपको यहां पे गौर करना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, ठीक है सर। ये सवाल एक्चुअली आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, हमेशा से पूछता है सर। हाँ, तो इस बात को आपको गौर करना है, ठीक है। 6 अप्रैल 1980 को हुआ था भारतीय जनता पार्टी का स्थापना। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल है सर, यानी भाजपा वाला पार्टी जिनका भी सरकार चल रहा है, ठीक है। आइएगा, 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। देखो सबसे पहले इस बात को आपको गौर करना है कि दलित पैंथर्स नामक एक संस्था है, ठीक है। दलित पैंथर्स नामक एक क्या है, नामक एक संस्था है जिनकी स्थापना कब हुई थी, तो इनका स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था। कहां हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी, तो दलित पैंथर्स नामक संस्था की जो स्थापना हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। पूछेगा कब हुआ था, तो ये 21 मई 1972 को हुआ था। कब हुआ था, 21 मई 1972 को हुआ था। कब हुआ था, 21 मई 1972 को हुआ था। तो आपको ये पूछ सकता है एग्जाम, आपसे ये पूछ सकता है कि दलित पैंथर्स नामक संस्था की स्थापना कब हुआ था, तो 21 मई 1972 को हुआ था। कहां हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है, समस्या है रे बाबा, हम तो समस्या होने नहीं देंगे सर, क्योंकि मेरा एक एक बातें कहना है कि जहां पे हम आ गए वहां पे समस्या का मतलब खत्म हो गया, ठीक है। आइएगा, कहता है ना कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिक स्थानीय शासन के संबंधित है। देखो नागरिक स्थानीय बोलेगा ना तो ये होता है 74वां संशोधन। नागरिक स्थानीय बोलेगा ना सर तो ये 74वां संशोधन होता है, ठीक है। अगर बोलेगा 73वां संशोधन तो ये होता है पंचायती राज व्यवस्था का संशोधन, ठीक है। ये 73वां अगर बोलेगा ना, अगर बोलेगा पंचायती राज का तो होगा 73वां। कैमा होगा 73वां। बोलेगा नागरिक स्थानीय का तो मारना है 74वां, ठीक है। अब बोलेगा
बोलेगा पंचायती राज का तो मारना है 73वां, बोलेगा नागरिक स्थानीय का तो मारना है 74वां। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो सवाल नंबर 4 की तरफ तो बढ़िए ना जी। आइए, कहता ना बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदना में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। हमने क्या बोला है, सवाल क्या बोला, समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? बोला है ना कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदना में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और त्रिस्तरीय में कौन कौन आता है? एक आता है ग्राम सभा, दूसरा आता है जिला परिषद, तीसरा आता है पंचायत समिति। ठीक है, त्रिस्तरीय में एक आता है ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा आता है, ठीक है, एगो क्या आता है, ग्राम सभा आता है, ठीक है। 2 नंबर में क्या आता है सर? 2 नंबर में आता है जिला परिषद, क्या आता है? जिला परिषद आता है, ठीक है, परिषद आता है, ठीक है, आ जाना। 3 नंबर में क्या आता है सर? तो ये पंचायत समिति आता है, ठीक है, पंचायत समिति आता है। हमने क्या बोला है सर? बोला है ना कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदना में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पहला है ग्राम सभा, दूसरा है जिला परिषद, तीसरा है पंचायत समिति। यहां तक कोई दिक्कत है सर? त्रिस्तरीय में यही 3 गो आता है, ठीक है। आइएगा 5 नंबर सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुई थी। भारत में सबसे पहले प्रथम जो है वो नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुई थी। और चेन्नई ये कहाँ है सर? तो ये बोले चेन्नई, बोले तो मद्रास। कहाँ सर? ये आपको चेन्नई में हुई थी। कहाँ हुई थी सर? ये आपको चेन्नई में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? तो ये आपको चेन्नई में हुई थी। कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी, ठीक है। हमने क्या बोला सर कि जो नगर निगम जो कचरा उठाने के लिए आता है ना, वो पूरे देश में सबसे पहले कहाँ हुआ था सर? तो वो आपको भारत के चेन्नई में हुआ था। चेन्नई बोले तो मद्रास में हुआ था। अच्छा, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चेन्नई में हुई थी। चेन्नई बोले तो मद्रास। कहाँ सर? ये मद्रास, ठीक है। अब ये कब हुआ था? तो ये 1668 में हुआ था। कब हुआ था? 1668 में हुआ था। 1668 में हुआ था। 1668 में हुआ था, ठीक है। 1688 हुआ था सर, 68 में नहीं, 1688 में हुआ था, ठीक है। हमने क्या बोला है सर कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? तो भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुआ था। और ये मद्रास में कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या आते हैं, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं के लिए पंचायती में 50% आरक्षण दिया? देखो सबसे पहली बात है ना सर कि पंचायत में जो 50% महिला जो अपना चुनाव आयोग में लड़ती है, भाग लेती है, वो सबसे पहले कहाँ? बिहार में दिया गया सर। क्योंकि बिहार में महिलाओं का सबसे ज्यादा आरक्षण है, इसलिए पुरुषों का नौकरी जा रहा है खोपचे में। तुम देखो भाई, सबसे पहले एक बात को गौर करना, हमेशा कहीं जाना, प्राइवेट कहीं भी ऑफिस में जाइएगा ना, तो आपको 5 गो वहाँ पे स्टाफ है ना, तो उसमें से आपको 3 गो महिला ही मिलेगी, 2 गो आपको पुरुष मिलेगा। इसीलिए सर महिलाओं की आरक्षण ज़्यादा है और महिलाओं का डिमांड ज़्यादा है और पुरुषों का डिमांड कम है। आने वाला टाइम में तुम लोग नहीं अच्छा से पढ़ोगे ना, तो किचन में जाके करोगे है रोटी है बेलना, ऐसे बेलोगे रोटी बेलना, ठीक है। और तुम्हारी बीबी ना कमा के आएगी, बैग फेंकेगी, रे ड्रेस खोलो, तुमको कैसा लगेगा रे भाई। इसीलिए कहते हैं सर कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो, वरना अगर अभी तुम बाबू और सोना के चक्कर में रहोगे ना, तो आने वाला टाइम में तुम किचन में काम करोगे सर। हाँ ठीक है, इसलिए कहते हैं सर शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से पढ़ो। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिलता है। कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे जाना और आपको सर्च करना है @संदीप, आपको संदीप 7295, इतना सर्च कीजिएगा, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आइएगा, तो हमने क्या बोला सर, सबसे ज्यादा मतलब भारत के किस राज्य में पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण मिला है? तो 50% मिला है। कहां? तो आपको बिहार में, ठीक है। चलिए आइएगा सर, सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, सवाल नंबर 7 की तरफ आना, ठीक है।
कहता है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? तो सबसे ज्यादा अगर बदलता है दल बदल इन्हें से उन्हें जाते रहता तो उस संसद और विधायक। हाँ, संसद और विधायक का कोई गरिमा नहीं सर, कभी वो पार्टी में घुस जाएगा कभी वो पार्टी में घुस जाएगा। तो सबसे दल बदल जो कानून है वो सबसे ज्यादा किस पे लागू होता है? तो सबसे ज्यादा लागू होता है संसदों और विधायकों पर। ठीक है, तो दल बदल कानून सबसे ज्यादा किस पे लागू होता है? संसदों और विधायकों पे। आइएगा अगला कहता है 8 नंबर सवाल सर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है, वो भी शिद्दत से गौर करना है। कहता है क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। अच्छा, क्षेत्रवाद की भावना जो है एक कुपरिणाम है, वो कहां सर? ये आपको अलगावादा में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा। अगला 9 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है। कहता है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी सर? वो आपको चाणक्य ने लिखा। किसने लिखा है सर? चाणक्य ने लिखा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है सर? विनुगुप्त होता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो चाणक्य ने लिखा। अब थोड़ा सा देखिएगा 10 नंबर सवाल की तरफ। कहता है ना कि इनमें से किस देश में संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? मतलब वो कौन सा देश है जिसमें से, जो देश में औरों देशों से अलग संघीय व्यवस्था है, वहां का अलग नियम कानून है सर? तो वो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में जो होता है ना, हम इन्हें कुछ कह रहे तो उन्हें अमेरिका कुछ और ये कर रहा है, भारत कुछ और कर रहा है तो उन्हें कुछ और ये कर रहा है। हाँ, क्योंकि उसका जो संघीय राज्य व्यवस्था जो है ना वो औरों देशों से अलग है नियम कानून उसका। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग आते हैं 11 की तरफ। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। मैं प्रत्येक सवाल को, मेरा हमेशा से मेरा कोशिश रहता है कि प्रत्येक सवाल को उस सवाल से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछने वाला है एग्जाम में तो उस सवाल को मैं डील करते जाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग शिद्दत से प्यार से हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहिए। रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखेंगे सर। और एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, जरूर आप लोग, मैं जो आपके सामने ये सवाल लाया हूं तो सबसे पहले आप जरूर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको अगर वीडियो को रोक के कमेंट करना तो आप रोक करके कमेंट कीजिए, बट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए सर कि आपका कितना सही हुआ, हमारा कौन सा ऑप्शन क्या होगा, आप जरूर बताइएगा सर। चलिए, कहता ना भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? भारत का संघीय व्यवस्था जो है वो किस देश से प्रभावित है? ठीक है, तो बोलेगा कनाडा से होगा। कहां से होगा? कनाडा का होगा। ठीक है, भारत का जो संघीय व्यवस्था है ना वो कनाडा से प्रभावित है। कहां से प्रभावित है? तो वो कनाडा से आपको प्रभावित है। ठीक है, चलिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर की तरफ आते हैं। 12 नंबर कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आइएगा सर, कहता है ना भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची है? अच्छा, भारतीय संविधान का कौन सा सूची है जिसमें भाषाओं का सूची है? एकदम कितना सटीक सवाल बोला है। और ये सब सवाल आपके एग्जाम में हमेशा फंसता है सर, और जो आपके एग्जाम में फंसेगा ओकरा संदीप कुमार चुन चुन के आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारेगा। देखो ये क्या बोला है कि भारतीय संविधान को किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? भारत के संविधान में कौन सा सूची में राष्ट्रीय भाषाओं का सूची है? तो वो आपका होगा 8वीं अनुसूची में। किसमें होगा? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची जो है वो भारत के सभी भाषाओं का अनुसूची है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग आते हैं कितना नंबर की तरफ? 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर सवाल का आता है ना, बस आप वीडियो को देखते रहिए सर। ठीक है, पूरा आपके खोपड़िया में डालना मेरा काम है। ठीक है, आइएगा। कहता है कि राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है किसकी? अच्छा, राज्य में जो विधानसभा का जो चुनाव होता है वो किसका जिम्मेवारी है करवाने का? जैसे हमारा शादी करवाने का जिम्मेवारी किसका है? आपका शादी करवाने का जिम्मेवारी किसका है? आपकी माता पिता का है। तो अच्छा, अब बताना कि आपका दायित्व क्या बनता है सर? कि माता पिता की सपना को करना है साकार। आपकी माँ बाप की जो आंख में आंसू आता है, उस आंख में जो आंसू आता है, दुख के आंसू जो आता है, कष्ट की जो आंसू आता है सर, उस आंसू को बदलना है खुशी के आंसू में। और खुशी के आंसू में तभी वो आंसू बदलाएगा जब आप शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से
सफल हो जाइएगा सर, क्योंकि कहता है ना सर, जो बेटा सफल हो जाता है ना सर, उस माँ बाप की उम्र 10 साल बढ़ जाता है सर। तो आप शिद्दत से इस बात को सोचिए कि आपको अपनी माँ बाप की उम्र बढ़ाना है या घटाना है सर। मैं हमेशा से कहता हूँ सर कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो आपके माता पिता भगवान है सर, क्योंकि माँ बाप का सेवा करना ही दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य काम है। चलिए आइएगा, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, ये काहे बार बार हिल रहा है जी। आइएगा, क्या कहता है, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य में जो विधायकों की जो चुनाव होती है वो किसका जिम्मेवारी है करवाने का? तो भारतीय चुनाव आयोग का है। किसका है? भारतीय चुनाव आयोग का है। भारत में कोई भी राज्य में अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है जिससे मुख्यमंत्री चुना जाता है, वो कौन करवाता है? तो भारतीय चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, चलिएगा 14 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। कहता है शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया है? हमारा जो शिक्षा है, क्या है? शिक्षा जो है उसको भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया? क्योंकि कहता है ना सर कि इंसान कोई संपत्ति से गरीब होता है, लेकिन अगर जिस इंसान के पास अगर विद्या की कमी है तो वो इंसान कितना हो बड़ा काहे ना हो, वो इंसान गरीब ही होगा। क्योंकि आज के डेट में गरीब वो इंसान है जिसके पास शिक्षा नहीं है। आज के डेट में गरीब वो इंसान नहीं है जिसके पास संपत्ति नहीं है। आज के डेट में गरीब वो इंसान है जिसके पास शिक्षा की कमी है। चलिएगा, कहता है ना कि शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया? तो हम लोग जो शिक्षा को संविधान के समवर्तीय सूची में रखा गया। किस सूची में रखा गया? समवर्तीय सूची में रखा गया। ठीक है, अरे ठीक है नु, अरे कमेंट बॉक्स में तो बता दो मेरे यारों कि एक क्लास कैसा लगा। ठीक है, देखो कहता है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। और जर्मनी का एकीकरण में किसका सहयोग सबसे ज्यादा रहा? जर्मनी का एकीकरण पूछेगा तो 1871 मारेंगे, और पूछेगा कि होवा होवे आंदोलन होवा होवे आंदोलन किसने शुरू किया? होवा होवे आंदोलन किसने शुरू किया? अरे होवा होवे आंदोलन किसने शुरू किया? तो होवा होवे बोलेगा, होवा 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 होवे होवा होवे होवा होवे। देखो अगर बोलेगा सर कि होवा होवा होवे आंदोलन किसने शुरू की, तो आपका क्या होगा सर? आपको हुइंडा फूसो ने, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। ठीक है, इसका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे सर। अगला कहता है ना 17 नंबर कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये आपको कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे? तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये सवाल पूछता है सर कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री किसने थे? तो जनरल लोन नोल। ठीक है, वो सब विदेशी का नाम है ना। जनरल लोन नोल कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है? देखो सर, हमेशा से सवाल जो दिया हुआ है ना सर, इस सवाल से ये पता चल रहा है कि आपको पढ़ना है, क्योंकि सर जो मॉडल पेपर जो आता है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग आता है। ये आपको इशारा किया है कि आपके एग्जाम में ऐसने लाली पॉप सवाल आने वाला है, लेकिन हम तो कहेंगे सर कि समस्या से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। ठीक है, आइएगा, क्या कहता है ना कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखो सबसे पहले इस बात को गौर करना है। 1946 में जो हुआ था, मार्च महीना के 1946 में जो हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच, किसके बीच? वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता को हम लोग किस नाम से जाना जाते हैं? तो जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, या पेरिस समझौता, या धर्मनिरपेक्ष समझौता। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सटीक तरीका से देना पड़ेगा। देखो जब बोलेगा मार्च, किसका बोलेगा? मार्च 1946 फ्रांस और वियतनाम के बीच किस समझौता के नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। किस समझौता? तो हनोई समझौता। कब? तो 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच। फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 में, तो बोलेगा मारना हनोई समझौता। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? सवाल नंबर आपको 19 होगा। 19 नंबर कहता है ना, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की?
गांधी जी अपने जिंदगी में तो बहुत बड़ा काम किए हैं। एक साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, जिन्होंने अहमदाबाद में किए थे। कहाँ किए थे? अहमदाबाद में, ठीक है। वो अहमदाबाद में किए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद में किए थे। अगर पूछेगा सर कि वो कब किए थे, तो ये किए थे 1915 में, 1915 या 1916 में, ठीक है। अब कहोगे सर कि 1915 मारेंगे कि 1916 मारेंगे? हम तो कहेंगे सर कि जो दोगों में से जो चमकेगा ओकरे मार देना। कैसे? कि अगर आप गूगल कीजिएगा ना तो 1915 दिखाएगा, ठीक है। अगर आप बुक में देखिएगा ना एनसीईआरटी बीटीबीसी बुक में, तो आपको 1916 दिखाएगा, ठीक है। तो आप 1915-16 के बीच में हुआ था, दिसंबर महीना में लगभग हुआ था, इसलिए उसको 16-15 दोनों बोला जाता है, ठीक है। आ जाना। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, कहाँ किए थे? तो वो आपको अहमदाबाद में किए थे। कब किए थे? तो 1915 या 16 में किए थे, ठीक है। आ जाइएगा सवाल नंबर 20 की तरफ। सर 20 नंबर सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना। 20 नंबर का आता है ना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में शासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? अब देखो सर, ये किसके जगह अधिवेशन में शासन की जगह स्वराज की लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? वो सूरत अधिवेशन में, या कलकत्ता अधिवेशन में, या फिर नागपुर अधिवेशन में, या फिर कानपुर अधिवेशन में? ये 4 ऑप्शन में से सटीक जवाब क्या होगा सर? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। देखो, जब बोलेगा स्वराज अधिवेशन लक्ष्य प्रस्तावित अधिवेशन, तो हुआ कलकत्ता का अधिवेशन, जो 1906 में किया गया था। 1900 कब किया गया था? 1906 में किया गया था, 1906 में किया गया था। मैं आपसे पूछता हूं सर, आपका भाई आपसे पूछता है कि ये 20 में किनका किनका 20 सही रहा, किनका किनका 19 सही रहा, किनका किनका 18 सही रहा, किनका किनका 17 सही रहा, किनका किनका 16 सही रहा, किनका किनका 15 सही रहा, किनका किनका 14 सही रहा, किनका किनका 14 से कम सही रहा? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर। एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, आपके गुरुजी का कसम है सर। आप लोग अपनी कमी पे खुद से वार कीजिए, अपना कमी को दिखाने की कोशिश नहीं कीजिए ज़्यादा, और ना तो अपने अंदर की खासियत को ज़्यादा दिखाने की कोशिश कीजिए। जो आपके अंदर है वही दिखाइए। जो आपके अंदर अगर कमी है तो कमी को दिखाइए, आपके अंदर खासियत है तो खासियत को दिखाइए। हमने पूछा कि आपके 20 में कितना सही रहा, जितना भी सही रहेगा सर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए अगला कहता है ना 21 नंबर सवाल कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? हमारा दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। जब दांडी यात्रा की शुरुआत हो रही थी ना, तो उसी टाइम सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। हमने क्या बोला है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ था? मैंने बोला 12 मार्च 1930 को हुआ था। दांडी यात्रा कब तक चला? तो 6 अप्रैल 1930 तक चला। हमने क्या बोला रे बाबा? हमने क्या बोला सर जी? कि दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला, 6 अप्रैल 1930 तक चला, ठीक है नो। हमने क्या बोला सर कि दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और दांडी यात्रा के समय एक और आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस आंदोलन का नाम है खोपचा, कहे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला सर कहता है, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। 22 नंबर कि गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, या तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या इनमें सभी? देखो, सबसे पहली बात इस बात को आपको समझना है कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था सर वो आपको 1930 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा जो हुआ था सर वो 1931 में हुआ था। तीसरा जो हुआ था सर वो 1932 को हुआ था। हमने क्या बोला है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है, जो कि पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 1931 को, तीसरा हुआ था 1932 को, मतलब लगातार होते जा रहा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 23 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। कहता है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी सर? मोतीलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो कब किया था? तो 3 मई, कब किया थे? 3 मई 1939 को किए थे, ठीक है। हमने क्या बोला है सर कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगर सवाल होता कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ, तो 3 मई 1939 को हुआ। हमने क्या बोला है सर? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मैं हमेशा कहता हूं सर कि जो सवाल से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम सवाल पूछता है वो मैं आपको यहां से दूंगा सर, हाँ, और पूरे आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा सारे सवाल को, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। 24 नंबर कहता है ना, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? देखो बंगाल विभाजन जो हुआ था ना वो 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 1905 को हुआ था। ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 को हुआ था, और करजन ने किया था। किसने किया था? तो करजन ने किया था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 को हुआ था। किसने किया? तो करजन ने किया। चलिए अगला सवाल 25 नंबर की तरफ हम लोग आते हैं सर। कहता है निम्न में से कौन मिस्री राष्ट्र नहीं है? अच्छा, इनमें से कौन मिश्रित राष्ट्र नहीं है सर? ये 4 ऑप्शन में से एगो सटीक जवाब देना थोड़ा सा, क्योंकि आपका कमेंट का जवाब मुझे हमेशा से रहता है सर। जैसे बोले, देखो कहेगा मिश्रित नहीं है, बोलेगा मिश्रित नहीं है, तो फ्रांस मिश्रित है, रूस मिश्रित है, ब्रिटेन मिश्रित है, लेकिन जर्मनी मिश्रित राष्ट्र नहीं है। अगर बोलेगा मिश्रित राष्ट्र नहीं है तो आपको ऑप्शन क्या होगा? जर्मनी होगा। चलिए सर अगला सवाल कहता है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, अहमदाबाद में या नागपुर में? स्वराज पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था इलाहाबाद में, 1 जनवरी 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1927 को हुआ था। 1 जनवरी 1927 को हुआ था। हमने क्या बोला है सर? देखो आपके ऑप्शन में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। अगर आपसे कभी कभी पूछ देगा कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, अगर आपसे पूछ देगा स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1927 को हुआ था, ठीक है। देखो आप तो अगर हम आपको ए बी टिक कराते तो सिर्फ आप यही याद करते, लेकिन अगर इससे रिलेटेड ये भी पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, ये कहाँ को हटाएगा? अब बोलेगा कब, तो बोलेगा कब, अरे यार बोलेगा कब, तो मारेंगे 1 जनवरी 1927 को। बोलेगा कहाँ, तो मारेंगे खोपचे में, इलाहाबाद। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो थोड़ी सी अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। कहता है इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? अच्छा, इनमें से 4 ऑप्शन में से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही जवाब देना है सर। 4 ऑप्शन में से एक क्या सही होगा? थोड़ी सी गौर करना है, सवाल पर हम लोग को फिर से ध्यान देना है। बोला है इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? जैसे बोलेगा पावर लूम तो मार देंगे खोपचे में। बी नंबर सैमुअल क्रॉम्पटन ने। किसने? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा सर। 27 बी नहीं होगा सर, ये बी नहीं होगा। पावर लूम बोलेगा ना सर तो आपको एंडामान का कार्टाइटर क्या ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। इसका सटीक जवाब सी होगा। आइएगा 28 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है ना, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ था? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ था? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में। ये न्यू डील नामक जो आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? हम पूछ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या था सर। तो ये जो था वो अमेरिका में लागू हुआ था, और न्यू डील नामक एक
आर्थिक नीति आयोग जो था वो नीति आयोग नहीं था, आर्थिक नीति जो था सर वो अमेरिका में इसलिए लागू हुआ था क्योंकि अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है वो औरों अर्थव्यवस्था से क्या है, अलग है सर। ठीक है, आ जाना। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। सवाल नंबर आपका 29 कहता है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा था। देखो सबसे पहले इस बात को गौर करना, 1991 में सोवियत संघ के विघटन में, सोवियत संघ के विघटन के उपरांत, सोवियत संघ के विघटन के उपरांत देश में महाशक्ति के रूप में उभरा था कौन। जर्मनी उभरा था या चीन उभरा था या इटली उभरा था या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका उभरा था। तो इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका उभरा था क्योंकि अमेरिका जो था सर वो शक्तिशाली, हमेशा से वो शक्तिशाली रहा। ठीक है, अमेरिका जो है वो हमेशा से शक्तिशाली रहा। तो अगर बोलेगा कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्तिशाली के रूप में उभरा था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने उभरा था। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। सवाल नंबर 30 की तरफ कहता है इनमें से कौन देश देशस का सदस्य नहीं है। अच्छा देखो, दाक्षेस का संघ सदस्य नहीं है। भारत, इंडोनेशिया, भूटान, बांग्लादेश, इसमें से कौन नहीं है। तो देखो सर, अगर बोलेगा सर देशस का संगठन सदस्य नहीं है, तो देशस का सदस्य नहीं है तो ये आपको इंडोनेशिया होगा। क्या होगा, इंडोनेशिया जो है सर वो देशस का सदस्य नहीं है। आइएगा सवाल नंबर 31 की तरफ। कहता रूसो किस देश का रहने वाला था। अच्छा, रूसो जो है वो किस देश का रहने वाला था। ये जो रूसो है वो किस देश का रहने वाला था, फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का या फिर इंग्लैंड का। ये 4 ऑप्शन में से सटीक जवाब क्या होगा सर, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर बोलेगा रूसो, क्या बोलेगा रे बाबा, रूसो। क्या बोलेगा सर जी, रूसो। ठीक है, अगर बोलेगा रूसो तो मारेंगे फ्रांस। क्या मारेंगे सर, फ्रांस। ठीक है, रूसो किस देश का रहने वाला था, तो रूसो जो था वो फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था सर, वो फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आते हैं हम लोग 32 की तरफ। 32 नंबर क्या कहता है, 32 नंबर की तरफ थोड़ा सा गौर करना सर। देखो हमेशा से मैं कहता हूं सर कि पढ़ो वही जो एग्जाम पूछता है। कहता है ना, अल हिलला का संपादन किसने किया था, तो वो किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, चलिएगा अगला आइएगा 33 नंबर की तरफ। 33 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है ना, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, कुरान की, गीता की, बाइबिल की या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो गुटेनबर्ग एक हमारा वर्ग है। ठीक है, गुटेनबर्ग जिन्होंने किस पुस्तक की छपाई की थी, तो गुटेनबर्ग जो है सर वो आपको बाइबिल की थी। किसका किया था, बाइबिल के किया था। किसका किया था, बाइबिल का किया था। किसका किया था, बाइबिल का किया था। ठीक है सर, अब थोड़ा सा गौर करना अगला सवाल की तरफ। कहता है 34 नंबर क्या सर, कि महात्मा गांधी ने इनमें से किस का संपादना किया था। इनमें से किसका संपादना किया, तो महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादना किया, तो आपको अंग इंडिया का किया। किसका किया सर, ये अंग इंडिया का किया। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 35 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। कहता है ना, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति की थी। देखो ये काउंट काबूर को, किसको, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति की थी, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति की थी। ठीक है, अगर पूछेगा सर कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति की थी, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति की थी। चलिए सवाल नंबर आइएगा सर आपको 36 की तरफ। 36 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा।
कहता है ना, वियन सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। अच्छा देखो सर, कहेगा वियन सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो जब बोलेगा वियन सम्मेलन का मेजबानी, क्या बोलेगा, मेजबानी किसने की थी, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा सर, क्योंकि अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पे दो बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। बोलेगा अगर कि मेजबानी, इस पे एक और थोड़ा सा सवाल आता है घूम करके, अगर मेजबानी बोलेगा सर तो आप मारना मेटरनिक को, किसको मारना, मेटरनिक को, ठीक है। अगर बोलेगा वियन सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो आपको मेटरनिक ने की थी, किसने की थी, मेटरनिक ने की थी, ठीक है। अगला सवाल नंबर आइएगा हम लोग 37 की तरफ। कहता है आंतरिक विद्रोह को बदलने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी। आंतरिक विद्रोह को बदलने के लिए, किसको, आंतरिक विद्रोह को बदलने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी। जब आंतरिक विद्रोह हो रहा था तो इसको बदलने के लिए वहां के लोगों ने एक चेका संगठन की स्थापना की थी। किसका की थी, चेका का संगठन का स्थापना की थी, ठीक है। तो हमें पूछेगा कि आंतरिक विद्रोह को बदलने के लिए के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना की थी, तो रूस में चेका संगठन की स्थापना की थी। चलिएगा आइएगा सर सवाल नंबर 38 की तरफ। 38 नंबर कहता है ना कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, बोलेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो मारना 1986, ठीक है। 1986 को, तो ये कब हुआ था, 24 दिसंबर 1986 को, ठीक है। अगर बोलेगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986 को हुआ था, 24 दिसंबर 1986 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल सर, सवाल नंबर हम लोग आते हैं 39 की तरफ। 39 नंबर क्या कहता है, कहता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, ठीक है। लेकिन आपको भारत में कब मनाया जाता है, तो भारत में आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 24 दिसंबर को, शायद 24 दिसंबर को। भारत में कब मनाया जाता है, तो आपको 24 दिसंबर को, या हाँ 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व में जो उपभोक्ता दिवस है वो आपको 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत में आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर हम लोग 40 की तरफ आते हैं। अब हम लोग 80 में 40 तक का सफर कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल आपको 80 को है और 80 से ही मामला आपका फौसी देखो सर, मॉडल पेपर से लगभग, ऑफिशियल मॉडल पेपर से लगभग आपको 15 नंबर 10 नंबर का सवाल हमेशा आता है सर, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को मॉडल पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि मॉडल पेपर नहीं पढ़िएगा सर तो मामला एकदम नहीं फिक्स होने वाला है। अगर जो लोग मैथ वाला मॉडल पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइंस का नहीं देखा तो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हिंदी का नहीं देखा तो भी उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंग्लिश का भी क्लास चलेगा सर, और आपको सोशल साइंस का तो चल ही रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है सर कि क्लास कैसा लगा। अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा सर तो चैनल पे जो भी लोग नए हैं चैनल को एकदम चीर दो, चीर का मतलब सब्सक्राइब कर दो, ऐसा नहीं कि मोबाइल को चीर देना, हाँ। और सभी दोस्तों के पास शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर कर देना सर, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस हमेशा कुछ भी सोचता है तो वो आपके लिए सोचता है सर, क्योंकि हमारा चैनल और मेरा पेट अगर चल रहा है तो वो आपकी वजह से चल रहा है सर। इसलिए मैं हमेशा से कहूंगा सर कि दोनों भाई कदम से कदम मिला करके चलेंगे और रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखेंगे, ठीक है सर। आइएगा, कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। देखो, जब बोलेगा राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया तो 1868 में लगाया गया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो 1868 में लगाया गया, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 41 की तरफ हम लोग आते हैं सर। 41 नंबर क्या कहता है, कहता है गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की। देखो, कहता है ना सर, गरीबी जो है ना एक कैंसर रोग की तरह है ना, गरीबी जो है वो कैंसर रोग की तरह है। वो किसने बोला था, तो आपको कुछ नेट्स ने बोला था। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। चलिएगा अगला कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, सवाल नंबर 42 की तरफ कहता है मानव विकास सूचकांक में इनमें से
किसे सम्मिलित किया गया है? मानव विकास सूचकांक में ये 4 ऑप्शन में से किसको सम्मिलित किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक में किसको सम्मिलित किया गया है सर? थोड़ी सी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखो ये मानव विकास जो सूचकांक है, इसमें से आपको जीवन प्रत्यास्था को भी सम्मिलित किया गया, शिक्षा प्राप्ति को भी, इसको भी सम्मिलित किया गया, मतलब ये सभी होगा। ठीक है, बोलेगा कि मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, मतलब ये तीनों को सम्मिलित किया गया है, ये तीनों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिएगा आइएगा सवाल नंबर हम लोग आते हैं 43 की तरफ। कहता है क्या कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का जो काम है वो कौन सी संस्था करती है? थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए सबसे बोलेगा कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम, किसका? आर्थिक नियोजन का काम तो राष्ट्रीय विकास आयोग करती है। कौन करती है? आर्थिक नियोजन का जो काम है वो राष्ट्रीय विकास आयोग करता है। बोलेगा आर्थिक नियोजन का काम तो राष्ट्रीय विकास आयोग करता है। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल नंबर हमारा क्या होगा? 44 होगा सर। 44 नंबर क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? अच्छा देखो सर, सबसे पहले गौर करना, एक किताब है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी सर? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है सर। आपको पीपी सिमोले ने लिखा है सर। आपको ये 4 ऑप्शन है तो कहाँ गया दुगो? सवाल नंबर क्या बोला? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किसने लिखी है सर? ये आपको इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर 45 की तरफ हम लोग आते हैं सर। कहता है ना, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है सर? तो ये आपको है क्रोन। क्या है सर? ये क्रोना है। क्या है? क्रोना है। स्वीडन की मुद्रा क्या है सर? तो ये आपको क्रोना है। ठीक है, एकदम कोरोना वायरस की तरह वहां मुद्रा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? भारत का सबसे अच्छा बैंकिंग संस्था कौन है सर? तो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। अच्छा, आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, आ जाना। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक बोलेगा तो आरबीआई, और आरबीआई का संगठन जो हुआ था, स्थापित जो हुआ था 1935 को हुआ था। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल क्या कहता है सर? अगला सवाल बोलता है ना कि मानव के सर्वगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? देखो सर, हमें विकास के लिए सबसे, मैंने अभी आपको एक ही बात बोला है कि इंसान आज के डेट में वो गरीब है जिनके पास शिक्षा की कमी है। आज के डेट में वो गरीब नहीं है जिनके पास शिक्षा है सर। अगर जिनके पास शिक्षा है, कुछ संपत्ति हो चाहे ना हो, वो इंसान गरीब नहीं है सर। वो शिक्षा के बदौलत कहीं भी कमा खा लेगा अच्छा से। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि मानव के सर्वगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है सर? तो वो शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर आपका क्या बोलता है सर? ये तो हो गया शिक्षा। सवाल नंबर 38 की तरफ आइएगा। कहता है इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाहन का मुख्य साधन है? देखो सर, भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो भारत के लोग किस पे निर्भर हैं? तो कृषि पे निर्भर है। ठीक है, आ जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सर। देखिए सवाल नंबर आपको क्या कहता है? 49 नंबर कहता है ना, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? जब बोलेगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, इसमें से कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो खनना। क्या है सर? ये खनना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 50 नंबर की तरफ आना सर। 50 नंबर क्या कहता है? सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले इस सवाल को देखना है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखना है। सवाल क्या बोला है सर? सवाल बोला है ना कि क्या बोला है? सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए
किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का किया जाता है। हम लोग सोना को कैसे पहचानते हैं? हॉलमार्क, कि वो 24 कैरेट का है या नहीं। तो सोने का पहचान किस आभूषण से किया जाता है? तो हॉलमार्क से किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? हम लोग 50 क्वेश्चंस तक का सफर कर चुके हैं सर। अब आपके पास कितना क्वेश्चंस की सफर करना है? मात्र 30 क्वेश्चंस का सफर करना है सर। यानी कहने का सेंस है कि अब हम लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से ये 30 क्वेश्चंस को क्या करेंगे सर? फोड़ेंगे। ठीक है? अरे ठीक है नो। चलिए, कहता है सर इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? अब देखो सर, इनमें से कौन सी संस्था है जिसका गठन 1954 में किया गया था सर? तो सबसे पहले इस बात को गौर करना है। अगर बोलेगा सर इनमें से कौन सी संस्था का गठन 1954 में किया गया था, तो वो आपको है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श संरचना संगठन। ठीक है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन सर्वेक्षण संगठन, जो कि 1954 में किया गया था। ठीक है? जिसका गठन 1954 में किया गया था। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। ये योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 1952 में किया गया था। इसका कब किया गया था? 1952 में किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कब किया गया था सर? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है? लेकिन हमारा सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा, आइएगा सर अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। सवाल नंबर हम लोग आते हैं अगला 52 की तरफ। 52 नंबर कहता है ना, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। अच्छा देखो, मौसमी मतलब मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। देखो हम लोग को अगर बोला है कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में। कहाँ? कृषि क्षेत्र में। हम लोग का बारिश नहीं होगा तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे सर? क्योंकि हम लोग जो वो कृषि पे आधारित है। भारत देश जो कृषि प्रधान देश है, हम लोग कृषि पे आधारित है। क्योंकि भारत में अधिकांशता लोग जो है सर, वो आपको ग्रामीण में प्रवेश करने वाले लोग जो हैं, गांव में प्रवेश करने वाले लोग जो हैं, वो कृषि पे आधारित होते हैं। तो भारत देश जो कृषि प्रधान देश है। आइएगा, सवाल नंबर हम लोग कितना में आते हैं? सवाल नंबर हम लोग आते हैं 53 में। 53 क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? निजी लाभ। अगर कोई पूंजीवादी मतलब हम अपना पैसा से कोई बिजनेस खड़ा किए हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? कि हमको लाभ हो। दूसरा क्या रहता है सर? मूल्य तंत्र हो। ठीक है? तीसरा क्या रहता है? साधनों की निजी स्वामित्व हो। यानी ये सभी होगा। ठीक है? यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये तीनों रूल उसके ऊपर फॉलो करता है। चलिएगा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य में से था? तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? हमें क्या बोला है सवाल कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से और महाराष्ट्र से। ये चार ऑप्शन में से सटीक क्या होगा सर? थोड़ी सी आप लोग गौर कर दीजिएगा। देखो यहां से सवाल को पकड़ना है। कहां से पकड़ना है? यहां से पकड़ना है। सवाल बोला है कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो तरुण भारत संघ का संबंध राजस्थान से है। कहां से है? राजस्थान से। तरुण भारत संघ का संबंध राजस्थान से है। ठीक है? चलिएगा सर अगला सवाल कहता है रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? अब देखो सर, रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से? एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे साथ बोलिएगा सर, सब कोई बोलेगा। और जो ना बोलेगा ना उनका शादियों ना होवे। हाँ बोलो, बोलो मेरे साथ कि रूस के सहयोग से किस, बोलो मैंने क्या लिखा है? किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया सर आपको कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा सर। चलिएगा आइएगा क्वेश्चन नंबर आपको 56 क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि 56 नंबर जो सवाल है सर, वो थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत वाला सवाल है। कहता है ना कि प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। कहने का सेंस है सर कि ये प्रारंभिक, कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। प्रारंभिक जीविका कृषि को
को नाम से जाना जाता है तो झूम से भी जाना जाता है, परमालु से भी जाना जाता है, दीप से भी जाना जाता है, इनमें से सभी होगा। दीपा से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर बोलेगा सर कि प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इससे भी जाना जाता है, इससे भी जाना जाता है, इससे भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी नन ऑफ दीज। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आइएगा। कहता है ना कि डेक्कन ओडेसी किस राज्य से चलाई जा रही है। डेक्कन ओडेसी किस राज्य से चलाई जा रही है, तो ये महाराष्ट्र से चलाई जा रही है। कहाँ से चलाई जा रही है सर, तो ये महाराष्ट्र से चलाई जा रही है। सबसे पहली बात, एक बात को और आपको गौर करना है सर, कि जब बोलेगा सवाल में कि डेक्कन क्या है सर, ये रुक जा हाँ, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है, तो वो चलाई जा रही है महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। हमारे भारत में वायु परिवहन मतलब हवाई जहाज का राष्ट्रीयकरण कब किया गया सर, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 अगस्त 1953 को किया गया है। 1 अगस्त 1953 को किया गया है। 1 अगस्त 1953 को किया गया है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में 1 अगस्त 1953 को किया गया है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, 1 अगस्त 1953 को। अगला थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर कि अगला का सटीक जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। बोला है इनौरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। इनौरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर। ये 59 का सटीक जवाब क्या होगा सर, जब बोलेगा आपको इन्नौरा, हाँ इन्नौरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है सर, तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है बिहार की परिचिनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की परिचिनतम नदी घाटी परियोजना है, तो गंडक नदी घाटी परियोजना क्या होगा, गंडक नदी घाटी परियोजना। अगर बोलेगा बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो बिहार की जो है सर वो गंडक नदी घाटी परियोजना है, ना कि कोसी घाटी परियोजना मानना। अरे रुक जाओ, बिहार का बोला है ना सर, रुक जाओ। तो बिहार का होगा सर सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है। हमने गलत मरवा दिया था सर, सॉरी माफ़ करना मेरे भाई मुझे सर लगा कि वही होगा, ठीक है। अच्छा इसका सही तो मरवाया है ना, रुको पहले तो, कि जब जब तुझको देखूं तो ये ठीक है, हाँ कौन गाली दे रहा है जी, कोई गाली लेना ना दे रहा है। आइएगा, आपसे बोला है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो सोन नदी घाटी परियोजना क्या होगा सर, ये सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है। अगला कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जब बोलेगा कौन गाली दे रहा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है सर, तो ये आपको होगा उत्तराखंड। कहाँ होगा, उत्तराखंड का आएगा सर। अगला सवाल की तरफ, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना 62 नंबर की तरफ, ठीक है। कहता है ना कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो मेघा पाटेकर या सुंदर बहुलाल गुण ने। देखो सबसे पहली बात है, अगर बोलेगा चिपको आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो वो सुंदरलाल बहुगुण ने किया था, ठीक है। किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुण ने किया था। लेकिन मेघा पाटेकर किसका शुरुआत किया था। अगर बोलेगा सर कि चिपको आंदोलन की शुरुआत, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुण ने किया था। कब किया था, तो 1973 या 1974, यही दो में से वो मरवाएगा, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है, 1973 या फिर 74। चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा सर। कहता है ना कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है, तो
बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का क्या है, फैलाव है। इसमें पानी है, पानी लाओ। कहाँ पानी, पानी दो, वो बोतल में होगा, गर्म वाला पानी हो। आइएगा, कहेगा सर कि बिहार में, कहाँ सर, ये बिहार में, ठीक है, ठीक है, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है, तो 7% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर आइएगा 64 की तरफ। कहता है इनमें कौन कार्बनिक खनिज है। देखो, जब बोलेगा कार्बनिक खनिज नहीं है तो कार्बनिक खनिज, इसमें पेट्रोलियम नहीं है, ठीक है, कार्बनिक खनिज नहीं है तो पेट्रोलियम नहीं है, बिटुमिनस है, खनिज तेल है, ये सभी नहीं होगा सर, आपका पेट्रोलियम नहीं गए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा सर, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। कहता है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है सर, थोड़ी सी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हमने बोला है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है, चूना पत्थर। ये सवाल ऑलरेडी हमने 10-20 बार करवा चुके हैं, ठीक है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है, तो सर चूना पत्थर। अगला आइएगा, अगला सवाल कहता है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो भारत का सबसे पहला तेल शोधक जो कारखाना है सर, वो आपको कहाँ है, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बोलेगा पहला, क्या बोलेगा सर, ये पहला। अगर बोलेगा पहला तो पहला मारिएगा डिगबोई। क्या मारिएगा, डिगबोई। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो डिगबोई में। कहाँ स्थित है, डिगबोई में। चलिए अगला सवाल की तरफ सर, अगला सवाल हम लोग आते हैं सवाल नंबर 67 की तरफ। 67 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए है। कहता है ना कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए, तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल से खनिज तेल हेतु के लिए, ठीक है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किस लिए, तो खनिज तेल हेतु के लिए, ठीक है। मुंबई प्रसिद्ध है किस लिए, तो खनिज तेल हेतु के लिए। कहेगा सर मुंबई में तो सब हीरो लोग आता है, हीरो लोग आता है तो इससे क्या है। कहता है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। अच्छा, भारत का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फसल कौन सा है सर, तो वो आपको चावल है। खाद्यान्न फसल बोलेगा तो चावल मारना, ठीक है। आइएगा, कहता है जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। अगर बोलेगा जूट उत्पादन में, क्या जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, तो आपको बांग्लादेश। इसमें क्या मारना, बांग्लादेश। बांग्लादेश किस उत्पादन में, तो जूट के उत्पादन में, ठीक है। जूट बोलेगा तो बांग्लादेश मारना, जूट बोलेगा तो क्या मारना है, बांग्लादेश मारना है। चलिए आइएगा 70 नंबर सवाल की तरफ सर, बस 10 सवाल और आपके पास है। क्या कहता है, कहता है इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादन है। देखो, जैसी बोलेगा लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है सर, वो आप मारना झारखंड। क्या मारना, झारखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। बिहार का रेशम नगर किसे कहा जाता है सर, बिहार का रेशम नगर बोलेगा सर तो आप मार दीजिएगा भागलपुर। और कितने लोग भागलपुर का है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कितने लोग भागलपुर का है सर, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर। अगला कहता है 72 नंबर क्या, कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। पढ़ाएंगे इसके अर्थ हम क्या करें, उसको आने दीजिएगा, फिर टाइम नहीं ना जा पाएंगे उधर, फिर नहीं जा पाएंगे। अब आने दीजिए, इसके नहीं सुधरेगा। ये कहता है क्या सर, कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कौन सी क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा अधिक अगर योगदान है तो वो सेवा का है। किसका है सर, ये सेवा का है, ठीक है। बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किसका है, सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सेवा का है, ठीक है। चलिए अगला कहता है ना बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है कौन। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है कौन, थोड़ी सी एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कलकला रहा है बड़ा ज़्यादा, बाढ़। क्या होगा सर, बाढ़ होगा। सवाल बोलेगा कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो वो बाढ़ है। क्या है सर, ये बाढ़ है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है कुशवाहा तटबंध किस नदी पर है। ये कुशहा बंध तटबंध किस नदी पर है। क्या बोला, कुशहा तटबंध किस नदी पर है। जब बोलेगा कुशहा तटबंध किस नदी पे है, तो थोड़ी सी आप लोग सोचिएगा और शिद्दत और प्यार से बोलिएगा
कोसी नदी पे है। कुशहा तटबंध किस नदी पे है? कोसी नदी से है। और कोसी नदी में जब डूबता है ना सर, तो पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, ये सब को लेके ढह जाता है। कोसी नदी का आप लोग बाढ़ नहीं देखोगे। जो लोग उत्तरी बिहार से हैं ना, उनको पता होगा कि कोसी नदी का कितना बड़ा बिहार में एकदम फैलाव है सर। आना कहता है ना, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है? सतलज नदी पे, हिचकी तो एकदम खत्म हो ही नहीं रहा है भाई, इसके लिए हम क्या करें। कहता है सतलज नदी पे कौन सी कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है? तो गोविंद सागर पे। कहाँ पे? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है? तो गोविंद सागर पे। गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद सागर। चलिए अगला कहता है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटन कौन है? घटक कौन है? जब बोलेगा प्रमुख घटक तो इनमें सभी होगा सर। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, गांव मोहल्ले के लोगों का। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, सटीक जवाब आइएगा। कहता है क्या कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या बोला? सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए, या संसाधनों की खोज के लिए, या फिर मौसम विज्ञान के लिए, या फिर इनमें सभी। देखो जब बोलेगा सर दूर, क्या बोलेगा? दूर। तो दूर के लिए अगर जब टूट तो ना गया, दूर जब बोलेगा तो संसाधनों की खोज के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्सों में भयंकर सुनामी आया था? बोलता है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्सों में भयंकर सुनामी आया था? विश्व के किस हिस्सा में भयंकर सुनामी आया था? तो हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आया था। चलिएगा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। भारत में अत्यंत भूकंपकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है सर वो जापानी भाषा का शब्द है। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है सर, देखो हिचकी हमको परेशान कर दिया। ठीक है, तो सर हमने आपको पूरा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूं, सब्जेक्टिव को भी फोड़ेंगे सर। एक मैराथन क्लास लाएंगे और सारे मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, ऑल सब्जेक्ट का हम लोग फोड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस को करेंगे चीर फाड़ और बढ़िया से फिर सी देंगे शरीर के अंदर। ठीक है, मैंने वहां से हम आपको पढ़ाएंगे, आप अपने अंदर लीजिएगा और बढ़िया से उसको दिल में जगह दे दीजिएगा। अब बोर्ड एग्जाम में उसको जाके निकाल दीजिएगा, दिल खोल के निकाल दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल को। फिर आपको टॉपर बनने से कौन रोक देगा सर? कोई नहीं रोकेगा सर। ठीक है, तो थैंक यू सर, लव यू। ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना है इसकी साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा सर एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका कितना सही रहा और ये क्लास कैसा लगा। बाकी आप लोग चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसके साइंस क्लासेस को खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए सर। बस ये आपके हाथों में है। थैंक यू, लव यू।